नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए घटना चक्र की बुक आपके लिए आ चुकी है। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें से क्वेश्चन सीधे तौर पे आपसे मिल रहे हैं। तो इस बुक को अगर आप कवर कर लेंगे तो समझ लीजिए आधा जो है जंग आपने जीत लिया। क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके नए क्वेश्चन हैं और साथ में जो है पहले से आए हुए क्वेश्चन भी आपके सम्मिलित किए गए हैं। सिलेबस पूरा का पूरा देख सकते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हैं। हर विषय का जो है दिया गया है, तो पूरा सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। इसमें जो है वन लाइनर फॉर्मेट में पूरा का पूरा जो है पूरा दिया गया है, तो उसे आप लोग अगर कवर करेंगे तो एमसीक्यू सेक्शन भी इसके बाद से कवर करवा लिया जाएगा, क्योंकि इसका जो है तो सीरीज आता है जो कि प्रैक्टिस सेट होता है, उसे भी कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी बुक कवर हो रही है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं घटना चक्र की इस बुक को, जो है प्राचीन इतिहास से। जो लोग भी जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 95% लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं। इतिहास का विभाजन पहले देखते हैं किस रूप में होता है। प्राचीन भारत का इतिहास का विशेष सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे तीन भागों में बांटा है। यानी प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है जो है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सीधे तौर पे पूछा जाता है प्रश्न की कौन से काल का जो है कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो जो है प्रागैतिहासिक काल का है। अगला पॉइंट है मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार तीन भागों में बांटा गया। यानी जो है प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन? पहला नंबर पे आता है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। देखते हैं आगे। प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। पूरा पाषाण काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भीमबेटका की गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन है। यानी भीमबेटका की गुफाएं जो मिलती हैं वह पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हैं। आगे देखते हैं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, सीधे तौर पे पूछा जाता है। अगला पॉइंट है कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले जो है कृषि के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन था? जौ था, जिसे यव कहते थे। सर्वप्रथम यही उगाए जाने वाला अनाज था जौ, जिसे उस समय जो है यव कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नव पाषाण काल में किया गया था। यानी नव पाषाण काल के लोग जो है आग जलाना सीख गए थे। अगला पॉइंट है नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ के बारे में अक्सर पूछा जाता है। आगे देखते हैं मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हो गया था। अगला पॉइंट है पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो कि नर्मदापुरम है मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं मध्य पाषाण कालीन महदहा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न पूछा जाता है। मध्य पाषाण कालीन जो है हड्डी एवं सींग के अवशेष कहां से मिले हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ की कौन सी जगह से? महदहा से। अगला पॉइंट है मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल को बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है प्राप्त हुआ है। यानी मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। यह साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यह जो है बुर्जहोम से मिले हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट है गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। यानी गर्तावास के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
अगला पॉइंट देखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन काल का विकास हो चुका था, यानी लिखने की जो है व्यवस्था यहाँ से चालू हो गई थी आदि ऐतिहासिक काल में। किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली, यानी कोई पढ़ नहीं पाया है। अगला पॉइंट है, इस काल के इतिहास की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं। हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृत इसी काल से संबंधित है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल को देख लेते हैं। इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन का मुख्य स्रोत है। ऐतिहासिक काल में विदेशी लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ताम्रपाषाण काल। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों के साथ साथ प्रयोग किया था, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल अथवा कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये शब्द आपको जो है पेपर में मिल सकता है। कैल्कोलिथिक काल भी इसे कहते हैं। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने के लिए किया गया था। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र कौन कौन है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, जो कि राजस्थान का आपका अहाड़ एवं गिंदुद है। पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जिसमें मालवा आता है, कायथा आता है और एरड़ आता है। पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत है। नेक्स्ट पॉइंट है, मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने गए हैं, यानी मालवा के जो मृदभांड थे सबसे जो है उच्चतम माने जाते हैं। अगला पॉइंट है, जोरवे जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है, जो कि आपके गुजरात में स्थित है दैमाबाद। नेक्स्ट पॉइंट है, अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबावली जगह है। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो दफनाने की प्रथा है, यह कहाँ से मिली थी? महाराष्ट्र के जो है आसपास के क्षेत्रों से मिली थी। आगे देखते हैं, कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे, यानी मृदभांडों पर जो है किसका किसका प्रयोग होता था? लाल एवं काले मृदभांड का। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? गुंगेरिया मध्य प्रदेश से। यहाँ नोट दिया है, इसे देख लेते हैं। मनुष्यों द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा और लोहा धातुओं का प्रयोग किया गया था, यानी सर्वप्रथम तांबा खोजा गया था, उसके बाद कांसा, उसके बाद जो है लोहा खोजा गया था। अगला पॉइंट है, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यूपीपी जो है 2024 में अब जो है प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, कालीबंगा है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया, यानी सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के जो है स्थल कहाँ प्राप्त हुए हैं? गुजरात में। आगे देखते हैं, सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी, यानी इन सब धातुओं की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को थी। अगला पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिला है, जबकि बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि पशुओं का अंकन मिलता है। सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि जो है हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की मुहावरों पर किसका चित्र नहीं मिला है? तो गाय का नहीं मिला, बाकी बैल ऑप्शन में रहेगा, हाथी भी रहेगी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़, ये सब जो है पशु देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं,
सैंधव सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर काटती थी। लोथल की खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने किया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं। लोथल की खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने की थी, तो ही गया है। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु घाटी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। ये भी प्रश्न जो है यूपीपी 2022 में 20 में पूछा गया था। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट पॉइंट, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। अब यहां से जो है वैदिक सभ्यता शुरू होता है। सबसे नंबर पर आता है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चली थी, ऋग्वैदिक काल। इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता वासियों को आर्य कहा जाता है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। यह भी जो है 2019 में पूछा गया था प्रश्न। आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक थी। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन को ही श्रेष्ठ कहा जाता है, इसका पर्यायवाची है। कई बार प्रश्न हिंदी में पूछा गया है। वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण। यही सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो वह जो है एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद जो है जो वैदिक सभ्यता आई वह जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद है। वेदों से सबसे अधिक जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता की। वेदों के आधार पर ही सभ्यता का नाम वैदिक युग कर दिया गया है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। योग का वर्णन सामवेद में मिलता है। ये सभी के सभी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न पूछे गए हैं। योग का वर्णन किस में मिलता है? सामवेद में। अब देखिए यहाँ पर जो है वेद दिया गया है, उसके उपवेद दिए गए हैं, उसके पुरोहित दिए गए हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न कई बार बन चुके हैं। एक तरफ जो है आपका वेद दिया गया, फिर उपवेद, फिर पुरोहित। जैसे ऋग्वेद, इसका उपवेद जो है आयुर्वेद है और इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता या होत्रा कहा जाता है। दूसरे नंबर पर यजुर्वेद आता है, इसके उपवेद जो है धनुर्वेद और इसके पुरोहित को कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है और इसके पुरोहित को जो है उद्गाता कहते हैं, यानी जो है जो पाठ करने वाले हैं, बेसिकली उनका नाम है। अब आते हैं अथर्ववेद की तरफ। इसका जो है शिल्प वेद है और इसके जो है ब्रह्मा होते हैं, उद्गाता। और यहाँ पर जो है वैदिक युगीन कुछ शब्दावलियां दी गई हैं, उसका अर्थ दिया गया, देख लेंगे। अघन्या किसे कहते हैं? तो वध न करने योग्य, अर्थात गाय। गाय को जो है अघन्या कहा गया है वैदिक शब्दों में, क्योंकि गाय जो है पूजनीय होते हैं, इसका वध नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है इसे अघन्या कहा गया है। आगे देखते हैं, दिहित्ती किसे कहते हैं? दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री, जो स्त्री होती है जो दूध निकालती है जानवरों का, उसको जो है दिहित्ती कहते हैं। उर्वरा, उर्वरा शब्द आज भी प्रयोग में लाया जाता है। जुते हुए खेत को जो है उर्वरा कहते हैं। लांगल, लांगल हल को जो हल इस समय यूज होते हैं, उस समय जो है जो हल होते थे उसको जो है लांगल कहते थे। वृक, जो इस समय बैल है उसे वृक कहते थे। तत्सम शब्द है यव, जव को यव कहते थे। गोधूम, गेहूं को गोधूम कहते थे। ये सब जो है तत्सम शब्द है, ध्यान दीजिएगा। हिरण या सुवर्ण, सोना को सुवर्ण या हिरण भी कहते थे। ये शब्द देखिएगा, हिरण आ सकता है। आगे देखते हैं, करीश, गोबर की खाद को जो है करीश कहते थे। वेकनाट किसे कहते थे? ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग, यानी जो सूदखोर होते हैं उसको जो है वेकनाट कहते थे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तंदुल, धान को तंदुल कहते थे। व्रीहि, चावल को व्रीहि कहते थे। ये सब शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद में रखिएगा। अब देखते हैं वैदिक कालीन कुछ संहिता देख लेते हैं। एक तरफ वेद दिया गया है, उसके ब्राह्मण दिए गए हैं, उसके अरण्यक दिए गए हैं और उपनिषद दिए गए हैं, सबको देखेंगे। जैसे ऋग्वेद, इसके दो ब्राह्मण हैं, कौन कौन? ऐतरेय और कौशिकी हैं, सीधे तौर पे प्रश्न पूछा जाता है। यहीं इसके अरण्यक की बात करते हैं तो ऐतरेय और कौशिकी हैं, और उपनिषद जो है ऐतरेय और कौशिकी तीनों एकदम समान हैं, ध्यान रखिएगा।
सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो तांडेय है और जैमिनी है। इसके जैमिनी और छंदोग्याकरण है। छंदोग्याकरण सबसे प्राचीन जैमिनी है, इसको ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो 33 के ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण बीसी का ब्राह्मण है, सबसे बड़ा ब्राह्मण है। 33 और शतपथ आ जाता है। बृहद्यारण्यक है और कठोपनिषद है इसका उपनिषद। और उसके बाद जो है अथर्ववेद देख लेते हैं। इसका उपवेद जो है गोपथ है। और इसके जो है मुंडकोपनिषद है। मांडुकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है और सबसे जो है प्राचीन देखा जाए तो मुंडकोपनिषद की बात आ जाती है। वैदिक कालीन कुछ नदियां दिए गए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इनका पुराना नाम और नया नाम लिख लेते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कुर्रम नदी को जो है कुर्मु कहा जाता था। वितस्था इस समय झेलम है। पौरुषणी इस समय रावी नदी है। बिपाशा इस समय ब्यास नदी है, यानी ये प्राचीन नाम है, नया नाम है। कुंभा नदी जो है इस समय काबुल नदी के नाम से जानी जाती है। अश्किनी नदी उस थी जो इस समय चिनाब नदी है। शतुद्री सतलज नदी को शतुद्री कहते थे। सदा नीरा गंडक नदी को सदा नीरा कहते थे। और गोमती नदी को जो है गोमल कहा जाता था। अब देख लेते हैं ऋग्वेद कालीन कुछ देवताओं को देख लेते हैं। एक तरफ देवता दिया गया है, एक तरफ संबंध था। इंद्र जो थे आपके जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता थे। वर्षा वाला आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। जो है इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता था और उस समय सबसे ज्यादा प्रमुख देवता यही थे। अग्नि जो है यह जो है देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। अग्नि वरुण देवता की अगर बात करते हैं तो आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता यही थे। समुद्र का देवता इनको कहा जाता था। जगत का नियंता कहा जाता था। देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक यही थे। सत्य का प्रतीक थे। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात की कार्य करता था, यानी दिन रात इन्हीं के माध्यम से होता था, ऐसा माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे दिया गया है द्यौ, आकाश के देवता को द्यौ कहा जाता है। सोम देवता ये थे, ये वनस्पति के देवता थे। उषा जो थी यह प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। अश्विन जो थे यह विपत्तियों को हराने वाले देवता थे। पूषण जो थे यह पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता था। विष्णु जी जो थे यह जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। मरुत देवता जो है आंधी तूफान के देवता हैं, यानी जो हनुमान जी के जो पिताजी थे। रुद्र की अगर बात करते हैं तो आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता यह रुद्र थे, यानी जो भी आपके असुर थे उनकी शक्तियों का दमन करते थे। अब आते हैं जो है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल पूरा देख चुके हैं, यहाँ से उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो ये है जो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला है। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। यानी जो है जो ऋग्वैदिक काल था उसमें सिर्फ जो है प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद ही था, लेकिन उसके बाद 3 वेद जो है उत्तर वैदिक काल में ही आए हैं। इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। राजसूय यज्ञ इसी समय में होता था उत्तर वैदिक काल में। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। पहले जो है कर्म के आधार पर था वर्ण, लेकिन जो है उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म के आधार पर हो गया। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे, यानी उत्तर वैदिक काल में जो है लोहा जो है पहचान में आ गया था, यानी लोहे की खोज हो चुकी थी। अब देखते हैं दिशा और उनके राजा। अब सभी दिशाओं के एक एक राजा हुआ करते थे उत्तर वैदिक काल में, ऐसा माना जाता है। एक तरफ दिशा, उसका वैदिक शब्द और उसके राजा का नाम दिया गया। जैसे पूर्व दिशा के जो है उत्तर वैदिक शब्द जो है प्राची कहा जाता था और जो है सम्राट इसके राजा थे। पश्चिम देवता जो है प्रतीच्य कहा जाता था और यह जो है स्वराट इसके देवता थे। उत्तर दिशा को उदुच्य कहा जाता था और विराट इसके देवता थे। मध्य दिशा के जो है राज्य कहा जाता था और राजा इसके देवता थे। दक्षिण के को भोज्य कहा जाता था और भोज जो है इसके देवता थे। अब षट दर्शन देख लेते हैं, जो 6 दर्शन हैं और उनके संस्थापक देख लेते हैं।
ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। दर्शन से तो निश्चित रूप से प्रश्न बनते आए हैं। तो जैसे सांख्य दर्शन है, इसके प्रणेता जो है कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम और जो है अक्षपाद हैं। योग दर्शन की अगर बात करते थे, इसके संस्थापक पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद या उलूक जी हैं। पूर्व मीमांसा की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक जैमिनी हैं, और उत्तर मीमांसा देखा जाए तो बद्रायण जी इसके देवता हैं। यह जो है इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा भी गया है। यानी चरक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? यानी चरक संहिता जो थी बेसिकली यह जो है दवाओं से संबंधित या आयुर्विज्ञान से संबंधित है। अब कुछ धार्मिक आंदोलन देख लेते हैं जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है उत्पन्न हुए थे। धार्मिक आंदोलन जैसे आपका बौद्ध धर्म हो गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है क्या था? सिद्धार्थ था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यह जो है यूपीपी 2013 में पूछा गया है। मोगाओ गुफाओं, जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, चीन में स्थित है। यानी मोगाओ गुफा कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। यह जो है हाल ही में 2024 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर, जिसे कुशीनारा भी कहते थे, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। और जो है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, इसे देखते हैं। जैसे एक तरफ घटना दिया गया, दूसरी तरफ प्रतीक। गर्भस्थ होना यानी गर्भ में आए थे, तो इसको जो है हाथी से जो है प्रतीक है इसका। जन्म जो है आपका कमल एवं सांड, इसका प्रतीक है। गृह त्याग जब किए थे, इसका प्रतीक जो है घोड़ा है। ज्ञान के इनके प्रतीक जो है पीपल बोधि वृक्ष है, जहाँ पर इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। निर्माण की या परिनिर्माण की बात किया जाए तो पदचिन्ह है, और महापरिनिर्वाण देखा जाए तो स्तूप है, बौद्ध स्तूप इसका प्रतीक है। अब गौतम बुद्ध के समय में कुछ जो है बौद्ध संगीतियां हुई थी, इनको देख लेते हैं। जैसे प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे, और शासक जो है अजातशत्रु के समय में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, यानी जो है इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे, और कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति देख लेते हैं 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है मोगली पुत्र तिस्र थे, और अशोक के समय में हुआ था। क्या जो है पूछा गया है यूपीपी में। चौथी बौद्ध संगति देखते हैं तो यह जो है प्रथम शताब्दी में हुई थी, ईस्वी में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और अशोक इसके उपाध्यक्ष थे, और राजा कनिष्क के समय में यह हुआ था, कुंडल वन कश्मीर में। आगे देखते हैं। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जैन और बौद्ध ग्रंथों में। भगवती सूत्र में ये जो है इसकी जानकारी मिलती है। उसी समय में जो है कुछ महाजनपदों का उदय हुआ था, इसको भी देखते हैं। एक तरफ महाजनपद है, उसकी राजधानी और वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। जैसे अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी जो है चंपा थी, और इस समय अगर देखा जाए तो भागलपुर मुंगेर बिहार का क्षेत्र आता है। अवंती महाजनपद की राजधानी जो है उज्जैन या उज्जैनी थी, जिसको जो है महिष्मती भी कहा जाता था, और यह जो है मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। सूरसेन की राजधानी जो है मथुरा थी, और जो है मथुरा उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र है। काशी महाजनपद वाराणसी क्षेत्र में फैला हुआ था, और यह जो है वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश है। इसकी राजधानी जो है वाराणसी है। कोसल महाजनपद की राजधानी जो है श्रीवस्ती एवं साकेत थी। अयोध्या मंडल जो है में स्थित है उत्तर प्रदेश के। कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी, और यह जो है आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे देखते हैं। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक राजपुर थी, और यह जो है जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र में एवं हजारा जिले पाकिस्तान में, यानी भारत पाकिस्तान दोनों में यह फैला हुआ है।
अब आगे देखते हैं, अस्मक महाजनपद की राजधानी जो है पोटिल या पोतन था, और यह जो है नर्मदा तथा गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। अस्मक जो है दक्षिण भारत में फैला हुआ एकमात्र महाजनपद था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेदी महाजनपद देख लेते हैं, इसकी राजधानी जो है सुक्तिमती थी, यह जो है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। पांचाल महाजनपद जो है अक्षत्र और काम्पिल्य इसकी राजधानी थी, दो राजधानियां थी, यह जो है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। क्योंकि यह जो है उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल में विभाजित था, तो इसकी दो राजधानियां थी। वज्जी महाजनपद जो है वैशाली विदेह था इसकी राजधानी, और यह जो है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास क्षेत्र में बिहार में फैला हुआ है। वह नेपाल का क्षेत्र तथा कौशाम्बी जिले में यह है, यानी नेपाल तक यह फैला हुआ है। वत्स महाजनपद देख लेते हैं, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, यह जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है। मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर थी, गिरिब्रिज भी कहते थे, पाटलिपुत्र, यानी समय समय पर इसके नाम परिवर्तन होते रहे। और यह जो है पटना, गया, नालंदा यानी बिहार का क्षेत्र में यह फैला हुआ है। मत्स्य महाजनपद देख लेते हैं, इसकी राजधानी जो है विराटनगर थी, यह जो है जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल महाजनपद उसके बाद आ जाता है, जिसका राजधानी जो है पावा, कुशीनगर या कुशावती थी, या कुशीनगर देवरिया के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है मल्ल महाजनपद। और लास्ट 16वां महाजनपद आपकी गांधार थी, इसकी राजधानी जो है तक्षशिला थी, पाकिस्तान का पश्चिमी भाग तथा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग में फैला हुआ था गांधार। अब बौद्ध धर्म यहाँ से समाप्त होता है, अब जैन धर्म से देखते हैं। बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनते आए हैं। जैन धर्म, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिनका अर्थ क्या होता है, विजेता। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे, यह भी यूपीपी में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, जैन तीर्थंकर अष्टनेमी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। आगे देखते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो महत्वपूर्ण जो है संप्रदाय थे, यानी जैन धर्म आगे चलकर जो है दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर जो थे सफेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर जो है वे नंगे रहते थे, दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे लोग। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम तीर्थंकर मानते हैं, यानी महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, यानी 24वें तीर्थंकर। अब आगे देखते हैं, दार्शनिक पद्धतियां उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। जैसे सांख्य दर्शन, वही चीज जो पहले भी आ चुका है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, और वैशेषिक दर्शन के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के भद्रायणी। ये पहले भी आप लोग देख के आ चुके हैं। अब आता है जैन संगीतियां देख लेते हैं। एक तरफ संगति दिया गया है, वर्ष दिया गया, स्थल, अध्यक्ष, शासक और कार्य। प्रथम बौद्ध संगति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। श्वेतंबर जैन साहित्यों की रचना थी, ठीक है ना, इसमें यह कार्य हुआ था। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी में, और इसके अध्यक्ष जो है देवर्धिगणि क्षमाश्रमण थे। विलुप्त जैन ग्रंथों के नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया था, जो भी विलुप्त हो गए थे उनको जो है नए ढंग से किया गया था। तो दो ही जैन संगतियां हुई थी। अब आगे देखते हैं शैव धर्म के बारे में। भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। भगवान शिव के उपासकों को शैव कहते हैं। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। क्या कहा गया है, रुद्र कहा गया। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था, और जमनिया कहाँ है, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। महर्षि जगदामी परशुराम के पिता थे, यह प्रश्न भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है। आगे देखते हैं, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक। एक तरफ संप्रदाय दिया गया, दूसरी तरफ संस्थापक है। जैसे पाशुपत जो संप्रदाय के संस्थापक जो है लक्षणीश थे।
लिंगायत जो है संप्रदाय के संस्थापक बसव थे। नाथ संप्रदाय देखते हैं, इसके संस्थापक जो है मतेंद्र नाथ थे। अब यहाँ से जो है वैष्णव धर्म या भागवत धर्म देख लेते हैं। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। इसके प्रवर्तक जो है विष्णु तत्व मन श्री कृष्ण थे। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उन्हें जो है वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। कृष्ण के अनुयायी उन्हें जो है भगवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण की समीकरण विष्णु से किया गया है तथा भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया। तो यहाँ से जो है इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। अगले लेक्चर में जो है हम जो है मगध राज्य का उत्कर्ष देखेंगे, यानी मगध से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सीरीज अगर पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।